हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में कि जो कंपनी है वो तो 1600 में आ गई थी और उन्होंने जो है अपना पहले तो स्टार्टिंग में वो ट्रेड वगैरह करते थे, लेकिन फिर जो है बाद में जब वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व होने लगी तो उन पे चेक रखने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे ब्रिटेन में, उन्होंने जो है एक्ट्स काफ़ी पास किए ताकि उन पे चेक रहे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और कैसे रन कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। तो उन्होंने सबसे पहले जो है 1761 में एक्ट पास किया, जैसे ही इनका बैटल ऑफ प्लासी में ये जब जीतते हैं तो फिर नहीं, सॉरी 1761 में नहीं, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। फिर उसके बाद जो है 1781 में इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट पास किया। उसके बाद धीरे धीरे जब चेंजेस होते गए और 1857 की रिवोल्ट हुई, तब इन्होंने जब देखा कि भाई कॉन्शियसनेस जो है इंडियन पीपल की वो राइज़ कर रही है और ये कहीं हम पे ही वापस ना पड़ जाए, तो इसलिए उन्होंने 1858 में क्राउन रूल डिक्लेयर कर दिया इंडिया में। और फिर जो है काफ़ी सारे चेंजेस किए उसके बाद, जैसे कि इंडियन एक्ट ऑफ काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 निकाला, फिर 92, 1909, 1900, 1718 का मॉन्टेस्क्यू फोर्ड रिफॉर्म्स, फिर ऐसे करके। तो इन सारे रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे आज हम कि इनके एक्ट्स के मतलब क्या फ़ीचर्स थे, क्या इनके ड्रॉबैक्स रहे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से। तो इनके अगर बात करें कि क्या फ़ीचर्स वगैरह थे, क्या था इसमें, तो नीड टू एसोसिएट इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये मतलब मेन डिमांड थी कि भाई ये क्यों आया 1861 में, ये एक्ट क्यों पास किया गया। नीड टू एम्पावर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को जो है पावर देने के लिए, और टू लिमिट द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो पावर है उसको लिमिट में लाने के लिए, ताकि जो है और पावर जो है वो इंक्रीज़ हो, यानी कि किसकी पावर इंक्रीज़ हो, तो लेजिस्लेचर्स मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह उनकी, और फिर नेशनल लेवल पे जो है उनकी पावर जो है इंक्रीज़ हो। फिर डिमांड ऑफ द इंडियंस, जो है इंडियंस भी डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें भी अपनी जो है पोजीशन दो, हम पे भी, क्यों सिर्फ आप लोग ही यहाँ पे रूल कर रहे हो और आप ही यहाँ पे क्या बोलते हैं एक्ट्स वगैरह भी आप ही बनाओ हमारी इंडिया कंट्री के लिए। तो हमारी इंडिया कंट्री के लिए तो कम से कम हमें बनाने दो, सब चीज़ ही आप कर रहे हो, आप हो भी फॉरेनर और रूल हमारे इंडिया पे कर रहे हो और हमें कुछ करने ही नहीं दे रहे हो। तो इसलिए जो है इंडियंस की डिमांड को भी फुलफ़िल करने के लिए ये एक्ट जो है वो लाया गया। टू स्ट्रीमलाइन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन वर्किंग या फंक्शनिंग, तो इसलिए ये एक्ट जो है वो लाया गया कि भाई वर्कलोड जो है वो बढ़ रहा था, तो फिर उसको थोड़ा कम करने के लिए, डिसेंट्रलाइज करने के लिए, इसलिए जो है ये एक्ट्स जो हैं वो लाया गया। तो इन एक्ट का जो फीचर्स थे या प्रोविजंस थे वो क्या थे, उसके बारे में बात करें तो नंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल मेंबर वाज इंक्रीज, पहले 4 थे अब 5 हो गए। और द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज एम्पावर्ड टू अपॉइंट द कमांडर इन चीफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द काउंसिल्स एग्जीक्यूटिव टू रन द वर्क ऑफ द काउंसिल स्मूथली। गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू मेक नेसेसरी लॉज, तो गवर्नर जनरल को था कि भाई वो अगर चाहे तो नेसेसरी लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। सच लॉज विल बी कंसिडर्ड ऑर्डर ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ एंड हिज काउंसिल्स। अंडर दिस क्लॉज लॉर्ड कैनिंग स्टार्टेड पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। तो इस लॉ के अंडर ही लॉर्ड कैनिंग ने जो है इस पावर को यूज़ किया और उन्होंने जो है पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। गवर्नर जनरल काउंसिल कुड ऑथराइज द गवर्नर्स टू मेक लॉज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, ठीक है, कि भी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ऐसा कह सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स को। द गवर्नर जनरल वाज अ चेयरमैन, ठीक है, तो गवर्नर जनरल था वो मेन अथॉरिटी था, चेयरमैन था इस काउंसिल का। बट इन हिज एब्सेंस, लेकिन अगर वो ना हो तो, बट ही कुड अपॉइंट समवन सम अदर पर्सन इन हिज पोजीशन टिल द टाइम ही again come then. Ordinarily the governor general would accept the decisions of his council, so जो गवर्नर जनरल है वो नॉर्मली तो एक्सेप्ट कर ही लेता था डिसीजंस अपनी काउंसिल के, बट इफ़ थॉट दैट द डिसीजन ऑफ द मेजोरिटी वाज अगेंस्ट द पीस, लेकिन अगर उसे लगता था कि जो मेजोरिटी का डिसीजन है वो अगेंस्ट है पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री के, तो वो उसे रिजेक्ट भी कर सकता था, ही वुड रिजेक्ट इट।
गवर्नर जनरल वुड असाइन एनी ड्यूटी टू द मेंबर ऑफ हिज काउंसिल। अब अगर बात करें कि भाई प्रोविजंस रिगार्डिंग सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या थी, ये जो है ये प्रोविजंस जो थे वो तो गवर्नर जनरल काउंसिल के थे, ठीक है। तो ये दो काउंसिल्स थी, एक गवर्नर जनरल काउंसिल, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्या क्या फीचर्स या प्रोविजंस थे उनके बारे में अगर बात करें तो द एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नर जनरल वाज एक्सपेंडेड एंड इट वाज कॉल्ड एज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है साहब। उन्हें जो है अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू अपॉइंट मिनिमम 6 मेंबर्स, कम से कम 6 मेंबर्स आपको अपॉइंट करने ही पड़ेंगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो 12 मेंबर्स अपॉइंट कर सकते हो आप। एडिशनल मेंबर्स कोड अटेंड द मीटिंग फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग लॉ, ठीक है। अगर आपने लॉ बनानी हो तो एडिशनल मेंबर्स को भी अपॉइंट किया जा सकता है। हाफ ऑफ देम मस्ट बी नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स, तो हाफ ऑफ देम जो है वो नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स हों, ये मतलब बहुत ही असेंशियल फीचर है, होना चाहिए। द बिल पास बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड बिकम लॉ, तो जो बिल है वो पास अगर होएगा और अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से अप्रूव तभी हो सकता है और वो लॉ तभी बन सकता है व्हेन इट हैड द एसेंट ऑफ द गवर्नर जनरल, जब उसके पास एसेंट हो गवर्नर जनरल का, एंड द क्राउन ऑफ इंग्लैंड का, ठीक है, क्राउन ऑफ इंग्लैंड का एसेंट हो उसके पास। सो द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एम्पावर्ड टू मेक लॉज फॉर इंडियन रेजिडेंट्स, ठीक है, इंडियन रेजिडेंट्स के लिए ये लॉ बना सकता है, और ब्रिटिश एम्पायर के अंडर जो आती हैं ऑल प्लेसेस एंड कोर्ट्स के अंडर ये इम्प्लीमेंट होएगा। इट कुड रिजेक्ट एनी लॉ प्रेवलेंट इन ब्रिटेन इंडिया और इट कुड अमेंड एनी लॉ, ठीक है, ये रिजेक्ट भी कर सकता है और अमेंड भी कर सकता है कोई भी लॉ ब्रिटेन इंडिया के अंडर। लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एम्पावर्ड टू मेक लॉज ओनली, इट हैज़ नो राइट टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस रेज नहीं कर सकता। तो इसमें जो क्या है, इंडियंस भी पोस्ट पे आए थे लेकिन उनको क्वेश्चन का दोबारा क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिन और यानी नहीं कर सकते थे वो, अगर कोई समझ नहीं आया या फिर उनको अच्छा नहीं लगा तो वो पूछ नहीं सकते थे क्वेश्चन कि भाई ये क्या लॉ बना रहे हो, बस बना दिया उन्होंने, अप्रूव करो वो ना करो वो डजंट मैटर, ठीक है। तो इंडियंस की बात ही नहीं सुनी जा रही थी इन शॉर्ट इसमें। लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एम्पावर्ड टू मेक लॉज ओनली, पर ये है कि भाई ये एम्पावर करता है लॉज को, और ये है कि इंडियंस की बात में, लेकिन कम से कम मेंबर लिया तो सही, अब धीरे धीरे बात भी सुनेंगे, लिया है तो। सो वो रिफॉर्म्स जो है वो एक्ट्स वगैरह जो है वो पास होएंगे, उसमें जो है फिर वो रिफॉर्म्स जो हैं वो लाए जाएंगे, जो नेक्स्ट एक्ट्स वगैरह जो पास होंगे उसमें। तो इन्होंने क्या किया है, धीरे धीरे जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब अपने आप जो हो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, इसलिए और कैसे चलानी है देश की संसद देश की संसद कैसे चलानी है आपको, वो सब जो है इन्होंने मतलब सिखा रहे हैं ये कि कैसे कैसे चलानी। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि पहले भी खैर गवर्न तो हो ही रही थी इंडियन, जब ये नहीं आए थे तब भी इंडिया तो तब भी गवर्न हो रहा था, पर इन्होंने क्योंकि अपने सिस्टम से ये लाना चाहते थे तो इसलिए फिर जो है इनके सिस्टम से, और इनके सिस्टम से ही ऑल ओवर वर्ल्ड भी अगर देखा जाए तो इनके सिस्टम पे ही चल रहा है सारा। क्योंकि इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ ही हैं ऐसी जिन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो कॉलोनीज़ बनाई थी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो आपका अफ्रीका हो, ठीक है। तो इस वजह से इनके ही लॉ, चाहे ऑस्ट्रेलिया में भी है इनकी कॉलोनी बनी हुई, तो मतलब कोई भी कॉन्टिनेंट लगा लो आप, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप की तो ये थी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इन्होंने की ही जो है लॉज वगैरह जो चलती हैं वो ही आप ये समझ लो कि भी ऑल ओवर वर्ल्ड जो ये सिस्टम बना के वही चलता आ रहा है आज अब। और इसलिए जो है इंग्लिश भी जो लैंग्वेज है वो ऑल ओवर वर्ल्ड इसलिए ही ज़्यादा बोली जाती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एम्पावर्ड टू मेक लॉज ओनली, ठीक है, सिर्फ लॉज के लिए रखा गया था इन्हें। गवर्नर जनरल एसेंट हैड टू बी टेकन बिफोर इंट्रोड्यूसिंग ए बिल, गवर्नर जनरल का एसेंट इन्हें चाहिए होता था। बिल वाज पास बाय द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कुड नॉट बिकम लॉ विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नर जनरल, ठीक है। तो विदाउट हिज कंसेंट नो लॉ कैन बी पास्ड। सो गवर्नर जनरल आज के टाइम में आप लगा लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
ठीक है। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं, ये जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में जो मेंबर्स होते हैं वही है। सो यही है इनका रूल। आज भी कोई ज़्यादा मतलब वहाँ से ये आइडिया लिया गया है। A bill passed by the central legislative could not become law without the consent of the Governor General. The term of additional member was fixed for 2 years के लिए जो additional members का term था, जो law बनाना होता था तब वो मंगवा लेते, तो उसका 2 years रखा गया। उसके बाद जो है वो हट जाते हैं। फिर जैसे कि अभी जो इधर से लेते हैं ना, राज्यसभा के मेंबर्स भी लेते हैं, जो उनका जो टर्म टेन्योर होता है वो भी 2 years का ही होता है। जैसे कि अभी मीरा कुमार नहीं है, आपके सचिन तेंदुलकर का जी का था अभी 2 years का टेन्योर, फिर वो हट गए। तो ऐसे ही उस टाइम एट द टाइम ऑफ क्राइसिस द गवर्नर जनरल कुड इशू एन ऑर्डिनेंस विदाउट द कंसेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्राइसिस के टाइम में गवर्नर जनरल जो है विदाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसीजन जो है वो ले सकता था। तो हम जैसे इमरजेंसीज में देखते ही हैं, चाहे वो मतलब जब नेशनल इमरजेंसी वगैरह हो तो यहाँ भी ले लिए जाते हैं। कोई भी लोकसभा के द्वारा ले लिया जाए या राज्यसभा किसी भी के द्वारा भी, कोई सी भी पार्लियामेंट की कोई भी एक उसके द्वारा जो है वो पास कर दिया जाता है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अथोराइज टू कैंसिल एनी लॉ पास्ड बाय द गवर्नर जनरल विद इन 2 years। ठीक है, तो इनको जो है ऑथोराइज किया गया भाई 2 years के अंदर है आपको। प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब सब प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी क्या प्रोविजंस थी। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज सेट अप इन बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। तो इधर उस टाइम में मतलब 1861 में सिर्फ 3 जगह ही लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोविंसेस में लाई गई थी। द गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू सेट अप सच ए प्रोविंस काउंसिल फॉर पंजाब एंड नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस इफ़ ही विश टू डू। तो पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को जो है कहा गया था कि भाई अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो। मतलब गवर्नर जनरल ने ये कह दिया था, मतलब अगर आपको लगे कि भाई हाँ तो आप रख सकते हो। तो ये सब प्लान बनाया था। तो इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस द मेंबर ऑफ इज एग्जीक्यूटिव लोकल एडवोकेट जनरल एंड इट शुड हैव 4 to 6 एडिशनल मेंबर्स। ठीक है, तो 4 to 6 एडिशनल मेंबर्स इनके होने चाहिए। द एडिशनल मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, वो नॉमिनेट होंगे गवर्नर से। हाफ ऑफ देम मस्ट बी नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स। ठीक है, गवर्नमेंट के मेंबर्स ना हो। द टर्म ऑफ एडिशन ये भी वही 2 years का ही टर्म इनका रहेगा। द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज द प्रोविंशियल गवर्नर। ठीक है, चेयरमैन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नर होएगा। ठीक है, तो वही उस टाइम उधर गवर्नर जनरल, इधर प्रोविंशियल गवर्नर, तो पावर अपने पास ही है मतलब। The rights of the provincial legislative council was confined only to law making। ठीक है, but it would not enact a law relating to defense। ठीक है, तो लॉ मेकिंग ही था, लेकिन किस किस में ये नहीं कर सकती लॉ इनेक्ट, वो है एक डिफेंस में, एक फॉरेन अफेयर्स में, एक पॉलिटिकल रिलेशंस में, करेंसी मतलब सी से रिलेटेड, पोस्ट एंड टेलीग्राफ से रिलेटेड, तो इन सब डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है ये लॉ पास नहीं कर सकता। द बिल्स पास्ड इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव कुड बिकम लॉ ओनली आफ्टर द एसेंट ऑफ द गवर्नर। वो तो जैसे कि गवर्नर जनरल उसमें था तो प्रोविंसेस में गवर्नर हो गया। सिग्निफिकेंस एंड ड्रॉबैक ऑफ द एक्ट। अब इसकी बात करें तो पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन इन लेजिस्लेचर, ये मैंने आपको बताया, लेकिन पार्टिसिपेट क्या था, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये था मेंबर्स ले लिए गए थे। एक्सचेंज ऑफ आइडिया, ये कोई एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ नहीं था इस टाइम पे, सिर्फ जो ब्रिटिशर्स के ने कह दिया वही एक्ट बन जाता था, कोई आइडिया एक्सचेंज नहीं होते थे, क्योंकि क्वेश्चन पुट करने का नहीं था, तो फिर क्या एक्सचेंज होंगे आइडिया, अगर कुछ समझ ना आए तो क्या ही कोई एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होंगे मतलब। इंक्रीज द नंबर ऑफ लॉ मेंबर्स, वो तो खैर इंक्रीज हुए ही थे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लॉज, हाँ वो भी हुई थी, प्रोविंसेस में अलग और सेंट्रल लेवल पे अलग बनी थी। पोर्टफोलियो सिस्टम बिगिन हुआ था, जैसे कि मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम था क्या कि वर्क को ऑफ लेजिस्लेचर इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है वो बांट दिया गया था, एंड मेंबर वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, दिस स्टेप लाइटन द बर्डन ऑफ द, तो ये गवर्नर जनरल के बर्डन को थोड़ा कम करने के लिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप यानी कि
ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बना दिया था। ड्रॉबैक्स इन द एक्ट क्या थे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया डिफेंस लेजिस्लेचर का, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट नो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एक्सेप्ट ए फ्यू मेंबर्स वर एडेड टू द गवर्नर जनरल काउंसिल। दीज मेंबर कुड टेक पार्ट ओनली एट द टाइम ऑफ पासिंग लॉज। सिर्फ तभी, और वैसे नहीं बैठते थे जब लॉ पास करनी हो तभी, और नो डिस्कशन एट ऑल। लिमिटेड पावर ऑफ लेजिस्लेचर के पास कोई पावर नहीं थी, जैसे कि बताएगी आपको। लैक ऑफ प्रॉपर इंडियंस का जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन था नहीं। अनलिमिटेड पावर ऑफ द गवर्नर जनरल के पास बहुत सारी पावर थी, मतलब सारी ही लगभग उन्हीं के पास थी। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबल, तो ये जो है एक तरफा था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस तो होनी ही थी, क्योंकि आप वर्ड एक्सचेंज ही नहीं करोगे जब, और इंडियंस की बात मानोगे ही नहीं जब, तो फिर क्या ही आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई रिस्पॉन्सिबल जो है गवर्नेंस जो है वो शो ये कर पाएंगे। तो फिर जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 लेके आते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के बात करें अगर, कि इन सारे ड्रॉबैक्स के कारण ही कि भाई इंडियंस को इतनी ज़्यादा वो नहीं मिल रही थी, इसलिए जो है वो एक्ट लेके आए 1892 का। तो इन के प्रोविजंस क्या थे? प्रोविजंस रिगार्डिंग सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्या प्रोविजंस थे? नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स वाज इंक्रीज्ड, ठीक है, 10 से 16 हो गया अब एडिशनल मेंबर्स, तो एडिशनल मेंबर जो है वो इंक्रीज हुए। इट वाज डिसाइडेड दैट 6 मेंबर्स वुड बी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड 10 वर बी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है, ये डिसाइड हुआ। गवर्नर जनरल एंड काउंसिल विद द कंसेंट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल वाज ऑथराइज्ड टू नॉमिनेट एडिशनल मेंबर्स एंड फ्रेम लॉज, ठीक है। तो गवर्नर जनरल के इन काउंसिल में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो भी मतलब जो है नॉमिनेट कर सकता था। पहले सिर्फ गवर्नर जनरल था, अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी कर सकता था। द टर्म ऑफ वुड बी 2 years, वो अभी भी 2 years ही रहा नॉमिनेटेड मेंबर्स का टर्म टेन्योर। प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए अब क्या मतलब रखा गया? तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है मेंबर्स जो है वो इंक्रीज़ किए गए, 2 years का ही इनका भी टर्म रहा। पावर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव वर इंक्रीज, दे कुड डिबेट, तो अब जो है डिबेट हो सकती थी, अब वर्ड ऑफ एक्सचेंज हो सकता था, अब जो है इंडियंस की बात सुनी जाने लगी थी, ठीक है। लेकिन गौर होगा नहीं होगा वो ब्रिटिशर्स पे है, और फिर क्या ही गौर होता होगा। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर एम्पावर्ड टू मेक लॉज फॉर देयर प्रोविंस एंड मेक अमेंड्स इन द ओल्ड लॉ इफ नीडेड, दे कुड नलिफाई द ओल्ड लॉ, ठीक है। ओल्ड लॉ को ख़त्म भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, या फिर उसको अमेंड कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो। सिस्टम ऑफ ऑप्टिंग इलेक्टेड मेंबर्स इन काउंसिल, ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर्स भी रखे गए। 16 एडिशनल मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट वाज टू इलेक्ट 5 नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स, 4 मेंबर फ्रॉम नॉमिनेटेड एट द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर जनरल, ये रखे गए। जनरली द नॉमिनेशन वर मेड थ्रू इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शंस के थ्रू होती थी नॉमिनेशंस। वर इलेक्टेड बाय म्यूनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ट्रेड कमीशन, यही जो अब भी चल रहे हैं जो उन्हीं से रिलेटेड जो है ये इलेक्ट होते थे। और अगर बात की जाए इस एक्ट की सिग्निफिकेंस की कि क्या इसके सिग्निफिकेंस रहे, तो फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन वाज अडॉप्टेड इन इंडिया, ठीक है, कि भाई आपकी भी बात सुनी जाएगी। इट वाज डिसाइडेड दैट आउट ऑफ 16 मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल 5 मेंबर्स वुड बी इलेक्टेड बाय नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स of Provincial Legislative Council and Chamber of Commerce of Calcutta. It was also decided that some member of Provincial Legislative Council would be elected by Municipal Committee, Township Board, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से वो अपॉइंट कर सकते थे। फिर अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट सेवरल इंडियंस गॉट द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, वही बातें हैं। नाउ इंडियंस स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन लॉ फ्रेमिंग सिस्टम, ठीक है। अब जो है इंडियंस जो है वो लॉ फ्रेमिंग सिस्टम की भी समझ आने लगा था, भाई क्या होती है लॉ, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, उसमें पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ रहा था इनका। द एक्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स के पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ हुई। ड्रॉबैक्स क्या रहे? वो यही था कि भाई आपने कह तो दिया कि भाई पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन क्या इंडियंस की बात सुनी जाएगी आपके द्वारा?
आपने कहा है कि भी क्रॉस एग्जामिन अब आप कर सकते हो, क्वेश्चनिंग आप कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चनिंग का आंसर हमें मिलेगा सेटिस्फैक्ट्री आंसर, उसका कोई प्रोविज़न नहीं था इसमें। तो और भी है मतलब काफ़ी, जैसे कि दिस एक्ट स्टार्टेड द इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, इट डिड नॉट मेक सफिशिएंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स, द प्रोविंसेस वर गिवन इक्वल representation in central legislature, the provinces of Bombay, Madras were to send one elected member each to the central legislative council. The province of Punjab remained unrepresented at this time also. The power of the legislative council were limited, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो पावर थी वो लिमिटेड थी। हालांकि पंजाब का नहीं रिप्रेजेंट हुआ कोई, लेकिन कैलकाटा के अब जो है वो रिप्रेजेंट होने लगे थे, मतलब तो बंगाल तक पहुंच गया तो पंजाब में अगली बार आ ही जाएगा ऐसा समझा जा सकता है। द एक्ट एम्पावर्ड द, खैर कैलकाटा तो पहले भी था, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब ये अभी भी जो है अनरिप्रेजेंटेड रहे थे। द एक्ट एम्पावर्ड द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पीपल डिड नॉट गेट रिप्रेजेंटेशन, ये वही कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला वगैरह। तो यही था मेन कि भाई इनको कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा ब्रिटिशर से, इसके ऊपर था ये सब सारा, इनका ड्रॉबैक जो था इस एक्ट का मेन। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, अगर इसकी बात करें तो इसको मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो जो एक इनमें से बात करें कि डिससेटिस्फेक्शन विद द एक्ट ऑफ 1892, वो तो हम सबको पता लग रहा है कि भाई डिससेटिस्फेक्शन था। इकोनॉमिक क्राइसिस जो थे वो चल रहे थे। ह्यूमिलेशन ऑफ इंडियंस अब्रॉड जो है वो इन्हें ह्यूमिलेशन मिली थी। प्लेग एंड फेमाइन जो है वो फैला हुआ था। रिप्रेजेंटेशन लॉर्ड कर्जन की रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ 1905 जो कैलकाटा डिवाइड हो गया था। इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं वो ऐसे हुए थे कि आयरिश फ्रीडम मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी। रशिया और जापान की वॉर हुई थी। एबिसियन डिफीटेड इटली और जापान डिफीटेड रशिया। सो ये सब के कारण जो है इंडियंस को मतलब काफ़ी थी उम्मीदें कि भाई एक्सट्रीमिज़म जो है वो इंक्रीज़ हुआ था और मुस्लिम लीग की जो है डिमांड वो बढ़ रही थी। तो लॉर्ड मिंटो वॉज अपॉइंटेड इंडियाज़ गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय एट दिस टाइम, लॉर्ड मिंटो, ठीक है, याद रखना कि लॉर्ड मिंटो को गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय बनाया गया था। और लॉर्ड मॉडले को जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था, ठीक है। तो मिंटो मॉडले कह लो या मॉडले मिंटो कह लो, आपकी वो मर्जी है, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल कौन था वो याद रखना, क्योंकि इनके जो नाम है वो इनिशियल्स जो हैं उनके वो AM से ही शुरू होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। मॉडले मिंटो, तो मिंटो जो है वो गवर्नर जनरल, ठीक है, और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉडले। डिप्लोमेसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी 1909 वाले इसमें एक्ट में। इन्होंने क्या कहा कि साहब इंडियंस के अलग से, मुस्लिम्स के अलग से जो है इलेक्शंस होंगे और जो वोट्स वगैरह होते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन वगैरह होती है वो अलग से होगी, ताकि डिवाइड एंड रूल, ठीक है, इनका सीधा सा फंडा वो यहाँ पे क्लियर हो गया। इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो इंक्रीज़ करो। भाई क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी जनता है देश की तो ऐसी बातें चल रही थी। इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ प्रोविंसेस में भी तो इंक्रीज़ करो। लिमिटेड एंड डिस्क्रिमिनेटरी फ्रेंचाइज कम्युनल इलेक्टोरेट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई कम्युनल है। इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, strict qualifications for the to strict qualifications for candidate of legislative council, appointment of Indian to the Indian council and viceroys executive, तो हमें भी तो अपॉइंट करो उधर, आप ही आप बने जा रहे हो कब से। इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ गवर्नेंस एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब इसके ड्रॉबैक्स या की बात करें तो यही था कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट ले आए थे ये,
इससे मतलब डिवीज़न हो इंडिया में, ये जो है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इस एक्ट का। फिर जो है मॉन्टेग चॉम्स्फोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं 1919 में स्लिप ऑफ टंग हो गई। फिर चलता है अनसेटिस्फैक्ट्री रिफॉर्म्स ऑफ 1909 के, क्योंकि इंडियंस को पसंद नहीं आए थे, क्योंकि जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का जो उसमें प्रोविज़न दे दिया गया था, उससे जो है सारे डिससेटिस्फाइड हुए थे, स्पेशली मॉडरेट्स विंग से जो बिलोंग करते थे वो। डिससेटिस्फेक्शन अमंग द मुस्लिम्स कि भाई हमें जो है रिप्रेजेंटेशन मिल रही है और कम्युनल इलेक्टोरेट क्या होता है कुछ मतलब, तो ये भी डिससेटिस्फाइड थे। द मुस्लिम्स जो है उन्होंने वैसे वेलकम किया था दिस सिस्टम व्हेन दे केम टू पावर इन द, बट विद द चेंज इन सर्कमस्टांसेस द मुस्लिम ग्रेजुअली वेंट अवे द गवर्नमेंट। इन 1911 द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसल्ड, क्योंकि 1911 में जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल वो कैंसिल हो गया था, विच जिससे कि मुस्लिम्स जो थे वो नाराज़ थे। दे डिड नॉट वांट द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट बंगाल बी पुट अंडर हिंदू प्रोविंस, तो वो नहीं चाहते थे कि भाई मुस्लिम पॉपुलेशन प्रोविंस की बंगाल की वो हिंदू पॉपुलेशन के अंडर आए, हिंदू प्रोविंस के अंडर आए। द मुस्लिम्स फेल्ट, क्योंकि जो है ईस्ट बंगाल का था एरिया वो सारा मुस्लिम्स का था, वेस्ट बंगाल का एरिया जो था वो सारा हिंदूज़ का था, मेजॉरिटी मतलब। द मुस्लिम्स फेल्ट दैट दिस सेक्ट वाज इन फेवर ऑफ हिंदूज़, ठीक है, तो उन्हें लगा ये हिंदूज़ के फेवर के लिए है। माल ट्रीटमेंट विद द इंडियंस अब्रोड, ये तो खैर होता ही है, क्योंकि काफ़ी सारे चाहे गोपाल कृष्ण गोखले इन साउथ अफ्रीका हों चाहे कोई भी हो, कामागाटू मारू इंसिडेंट हो गया था इसी टाइम पे 1915 में, तो वो कामागाटा मारू इंसिडेंट। इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिश डिफीट इन इराक, मेसोपोटामिया जैसे कि वहाँ पे इन्हें डिफीट मिली थी। लखनऊ पैक्ट एंड द कांग्रेस लीग प्लान, तो उससे जो है 1916 में जो है इनकी जो है ब्रिटिश और मुस्लिम्स की, इंडियंस और मुस्लिम्स की जो है वो फिर से यूनिटी, और एक्सट्रीम और मॉडरेट्स वो भी आ गए थे, तो फिर से एक हो गए थे ये स्प्लिट जो 1907 में कांग्रेस का हुआ था सूरत में, वो जो है अब टूटा था 1916 में फिर से, बिकॉज ऑफ दैट यूनिटी आ गई थी इनमें फिर से। और होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1916 में बाय वो आपकी एनी बेसेंट द्वारा। रिजेक्शन ऑफ इंडियन प्लान्स, डिक्लेरेशन ऑफ मॉन्टेग, तो मॉन्टेग जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, अब इसमें भी वो याद रखना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग था, और जो आपका चेम्सफोर्ड था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। उसमें मिंटो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मॉन्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसमें मॉन्टेग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये मतलब पूछ लेते हैं कभी कभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था उस टाइम पे, और मेनली इन दो का ज़्यादा पूछा जाता है, 1909 वाले का और 1919 वाले का, मतलब इन्हीं का ही पूछा जाता है मेनली। फिर मेन फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1919, क्योंकि ये दोनों जो है ऐसे ही कहा जाता है ना, मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, तो इसलिए इनका पूछ लिया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ मोर इंडियंस इन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, तो इंट किया गया मोर इंडियंस को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, रीऑर्गेनाइज किया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, पावर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाए तो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स आया इसमें, मेन जो आया कि एक तो ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक रिजर्व सब्जेक्ट्स, इनमें जो है वो डिवाइड किया गया। डायरकी आई इसमें 1919 वाले एक्ट में, डायरकी इन द प्रोविंसेस, और उसमें मतलब प्रोविंसेस में जो है वो लाया गया ये ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट्स का जो क्राइटेरिया था वो। और जो इसमें भी लाया गया था, ऐसी बात नहीं है कि सेंटर में नहीं लाया था, कि इन्होंने जो है पावर जो है वो अपने पास रखी थी, जो रिजर्व सब्जेक्ट की थी, कैटेगरी की थी, इंश्योरेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेस, पुलिस, इरिगेशन, जस्टिस। तो पुलिस का और
पावर का यानी कि मनी का, ये दोनों सिस्टम जो है वो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखे। और लैंड रेवेन्यू सिस्टम, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह, ये हेल्थ, सैनिटेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिससे कुछ नहीं होता, वो जो है ट्रांसफ़र सब्जेक्ट वो दे दिए गए, भाई आप रूल करो इसमें। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये हुआ। राइट्स एंड पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो एक्सट्रीमिज्म है, बाकी इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज। अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। तो इसका मेन ड्रॉबैक जो है वो यही था कि भाई 1919 का कि इन्होंने जो है डायरकी ले आई है। डायरकी लाने से जो है और उसमें रिजर्व सब्जेक्ट्स खुद के पास रखे जो मेन थे, जिसमें पुलिस, मनी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स थे, और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट जिसमें कुछ भी नहीं था वो हमें दे दिया कि भाई आप कैसे रूल करते हो देखते हैं। अगर आप रूल कर लेते हो तो फिर आपकी जो पावर वो इंक्रीज़ की जाती है, और वो इंक्रीज़ होती है 1935 के एक्ट के द्वारा, जिसमें कि प्रोविंसेस में जो है ट्रांसफ़र स्टेट सब्जेक्ट जो है वो हमें दे दिए जाते हैं, रूल करो आप इंडिपेंडेंट। और फिर जो है उसमें डायर के लिए आते हैं 1935 में सेंट्रल लेवल पे कि ट्रांसफ़र सब्जेक्ट जो हैं वो आपके और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे। फिर जो है हम कह रहे थे क्योंकि 1927 में नेहरू जी ने 1929 में लाहौर सेशन जो हुआ था उसमें कह दिया गया था कांग्रेस के द्वारा स्वराज चाहिए हमें, तो हमें अपना जो मोटिव है स्वराज का वो 1935 में भी जब नहीं मिला तो जो है फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई थी पहले, तो फिर क्विट इंडिया मूवमेंट भी जो है वो चलाई गई थी। तो उसके बाद जो है ये कि भाई आप लोग हमें सेटिस्फैक्ट्री नहीं कर पा रहे हैं, अपने डिसीजंस जो ले रहे हैं हमें कुछ दे नहीं रहे हैं, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए हमें, क्योंकि ये हमारी लैंड है, ठीक है, और आप वो कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए जो है 1947 में जब ये छोड़ ही देते हैं तब हमें इनसे मुक्ति मिलती है, इन शॉर्ट प्रॉपर्ली। तो उस पर भी काफ़ी टाइम तक तो गोवा में पोर्तुगीज़ रूल ही कर रहे होते हैं, जब तक कि हम गोवा को भी ऑक्यूपाई नहीं कर लेते तब तक। वरना 1947 में आप समझें कि पोर्तुगीज़ चले गए थे, तो पोर्तुगीज़ तब भी नहीं गए थे, वो बाद में गए हैं, ऑल थैंक्स टू होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर जो भी उस टाइम के थे उनकी, ठीक है ना, पता है ना कौन थे या कौन नहीं थे, किसी और का पता हो ना हो, आयरन मैन ऑफ इंडिया का ज़रूर याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वो मेन है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो उन्होंने की थी, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, कुछ ही कह लो मतलब वाइस प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम पे वो सब कुछ थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आई 1935 का, ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई इसमें उन्होंने जो है प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी दे दी थी और सेंट्रल लेवल पे फिर से डायरकी ले आए थे। तो ये सब था कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो कि ब्रिटिशर्स ने करी, और कैसे हमें इंडिपेंडेंस के बाद हमें पार्लियामेंट को रूल करने के लिए एक आई कि भाई कैसे रूल करनी चाहिए समझ, उनकी सोच के द्वारा, उनकी थिंकिंग के साथ, क्योंकि वर्ल्ड में भी यही उन्हीं का ही था ना राज, तो फिर उनकी ही चल रही थी, तो फिर कॉलोनी जब हटी तो फिर सही भी है कि भाई कैसे और सारी कंट्री रूल हो रही हैं वैसे ही हम हो, तो इसलिए अब हम वैसे तो रूल हो नहीं सकते थे जैसे पहले होते थे जब मोनार्की सिस्टम था, अब तो ऐसे ही रूल हो सकते हैं जैसे कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम से, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से। तो आज के लिए इतना ही, आज थोड़ी लंबी होगी वीडियो, सो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, बाय, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, थैंक यू।